वो बहुत जरूरी है। ये ना यूरोपियन समाजवाद जैसा है, ना मार्क्स के समाजवाद जैसा है। राज्य समाजवाद उनसे बिल्कुल ही उलट है। क्यों? क्योंकि ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों को एडवोकेट करता है। और आप किसी भी समाजशास्त्री से बात कीजिएगा तो जो सबसे सही समाजवाद जिसको माना जाता है वो राज्य समाजवाद है। नेक्स्ट। तो लोकतांत्रिक जो हमारी संस्थाएं, जो हमारे रोज के जीवन को से सरोकार रखती हैं, उनका राज्य समाजवाद करना हमारा ध्येय होना चाहिए। नेक्स्ट। तो अगर हम देखें कि मनु प्राइवेट लिमिटेड क्या काम कर रहा है, मनु प्राइवेट लिमिटेड जो है वो पूंजीवाद है। और हमें ये समझना रहेगा कि पूंजीवाद ही मनुवाद है। दोनों शब्द अलग हैं, शाब्दिक उनका अर्थ अलग है, लेकिन उनका जो वृहद जो मूलभूत जो भावना है वो एक ही है, मनुवाद ही पूंजीवाद है। नेक्स्ट। तो अब ये देखा गया कि जिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन देशों ने समाजवाद, जैसे रशिया में स्टेट कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म आया, चाइना में कम्युनिज्म आया, फिर वो स्टेट कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हुआ, तो उसके बाद देखा गया कि शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ और समाजवाद के नाम पर स्टेट कैपिटलिज्म बना। 1971 में जो नेशनल क्राइसिस हुआ, उसके बाद ये देखा गया कि अब हमको कंप्लीटली कम्युनिस्ट विचारधारा ना होके पूंजीवाद को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इकोनॉमी में, और एक मिक्स इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। मिक्स इकोनॉमी मतलब ये है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ काम करें। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। जब हम मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि पूंजीवाद भी साथ के साथ चलेगा। नहीं, पूंजीवाद पर सरकार का, राष्ट्रीय सरकार का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहेगा। ये ओपन कैपिटलिज्म नहीं है जो यूरोपियन या फिर अमेरिका में है। ये सरकार का, गवर्नमेंट डू हैव ए बिजनेस टू बी इन बिजनेस। नेक्स्ट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करेंगे। जी नेक्स्ट। तो अगर मनु प्राइवेट लिमिटेड या पूंजीवाद पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का इक्वल कंट्रोल है, तो पूंजीवाद कभी मनुवाद नहीं बन पाएगा। हमें इस बात को ध्यान रखना है। पूंजीवाद को मनुवाद बनने से रोकना है, जो काम है गवर्नमेंट का थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेगुलेशंस। नेक्स्ट। तो निजीकरण को हम राष्ट्रीयकरण से पहले निजीकरण को समझते हैं कि निजीकरण कितने किस्म का होता है। हम यही मान लेते हैं कि निजीकरण मतलब किसी भी चीज को प्राइवेट कंपनी को बेच दिया जाए। इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है। वो ऐसा होता है ना, इसमें वही फर्क है जो झटके और हलाल में है। हम निजीकरण सोचते हैं कि झटके में तुरंत बेच दिया। गवर्नमेंट कभी निजीकरण को झटका नहीं करती। गवर्नमेंट बिलीव्स इन हलाल। डिसइन्वेस्टमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राइवेटाइजेशन। बाबा साहब ने जो हमसे पहले भी कहा कि गवर्नमेंट शुड हैव 60% स्टेक इन सोशल इन ऑल PSUs एंड 40% कैन बी प्राइवेटाइज्ड। अब उसको हमने रंगनाथन कमेटी के द्वारा पहले 51 कर दिया, और अब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टमिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी कुछ PSU को बेच दो, फिर थोड़ा और बेच दो, फिर थोड़ा और बेच दो, तो कभी भी आपको ये खबर अखबार में नहीं आएगी कि फला PSU को प्राइवेट कर दिया गया। हमें ये आएगा कि उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। सेकंड है डी रिजर्वेशन एंड डी रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कभी भी नहीं सोचते हैं। डी रेगुलेशन सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन है। डी रेगुलेशन का क्या मतलब है कि भाई अब हमने जिन क्षेत्रों पे नियंत्रण था, अब हमने उनको अनियंत्रित कर दिया। जैसा कृषि के साथ हुआ, डी रेगुलेट किया गया। जैसा रेलवे के साथ हो रहा है, जैसा स्पेस के साथ हो रहा है, जैसा न्यूक्लियर एनर्जी के साथ हो रहा है। गवर्नमेंट कह रही है अब हमारा इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, डी रेगुलेशन। अब आप इसमें प्राइवेट को भी अपना इसमें पूरा बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिलीगेशन। डिलीगेशन में क्या होता है, डिलीगेशन एक बहुत ही ज़्यादा ये हमारे सरोकार, मूल निवासियों के सरोकार से इम्पॉर्टेंट है। डिलीगेशन का मतलब है कि PSUs में
कंप्लीट गवर्नमेंट सेक्टर में हम कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। डेलीगेशन ही मूल निवासियों के रिजर्वेशन पे सबसे बड़ा प्रहार है। जो नियुक्तियां सीधी भर्तियों से भरी जानी थी उन पे हम कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती करते हैं, जिसमें हम कोई रोस्टर नहीं लगाते हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं लगाते हैं और हमारे अधिकारों को वहां पर खत्म किया जाता है। और फिर है पीपीपी, आजकल हम सभी सुन रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर दीजिए, ये भी सिस्टमेटिक किया जाता है। मैंने पिछली बार कहा था कि मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट जो 1 by 1 पीपीपी में दिए जा रहे हैं, बहुत सारी सीएचसी पीएचसी दी जा रही है, बहुत सारे स्कूल्स भी अभी आगे प्लान है कि वो पीपीपी मोड में दिए। तो दीज आर द वेरियस कंटिन्यूअस स्टेप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन याद रखिएगा, गवर्नमेंट को पता है कि कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो प्राइवेटाइजेशन पे आवाज उठाएंगे, तो इसलिए उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बना दिया गया। नेक्स्ट। अच्छा, अब गवर्नमेंट कभी भी प्राइवेटाइजेशन करती है तो उसके पहले एक फेक वो बनाती है एजेंडा। वो फेक एजेंडा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नाम पर एक कमेटी बना दो, उस कमेटी की सिफारिशों पर हम ये कर देंगे। तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुए, 92 में रंगनाथन कमेटी बनी डिसइन्वेस्टमेंट पर, तो सी रंगनाथन के अंडर पे उन्होंने कहा जी सारे पीएसयू बेच दो। फिर योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया, तो नीति आयोग ने 2023-24 में ये किया कि भाई हम 51-40% भी क्यों रख रहे हैं, 41% भी मत, 25% कर दो, यानी 75% पीएसयू को बेच दो। पिछले 10 सालों में, अभी आजादी को कितना 11-12 साल हो गए, तो ये आजादी के 10 सालों में 1,94,646 करोड़ का सरकारी संपत्ति को हम बेच चुके, डिसइन्वेस्टमेंट कर चुके। ये है अभी प्रेजेंट का निजीकरण का स्थिति। नेक्स्ट। तो हम निजीकरण को कैसे रोक सकते हैं? भाई जब बात हो रही है मोदानी की, तो उसमें एक आदमी डॉक्टर ललित क्या कर सकते हैं? डॉक्टर ललित को अभी ट्रांसफर करके अल्मोड़ा पे दौड़ाकर भेज देंगे, फिर वहां के मामसेव अधिवेशन में जाएंगे, और क्या कर सकते हैं? ऐसे नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? 1 by 1 समझते हैं। नेक्स्ट। सार्वजनिक, मैं हमेशा बोलता हूं कि वी शुड नॉट टॉक अबाउट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस तो हम कर चुके हैं, डायग्नोसिस होने के बाद हमें पर्चा मिला है। वी शुड चर्न आवर ब्रेन इनटू ट्रीटमेंट। निदान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हमने उसमें करना चाहिए। तो सार्वजनिक चर्चा में भाग लेना। फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी एक्शन इज द प्लानिंग। तो जब तक आपको हम चर्चा नहीं करें, जब तक हम एक दूसरे को समझे ना, हर एक स्टेप के प्रॉस एंड कॉन्स को ना समझे, तब तक हम उसमें एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो सार्वजनिक चर्चा करें, हम अपने विचारों को दूसरों तक रखें, दूसरों के विचारों को सुने, एक दूसरे को शिक्षित करें। नेक्स्ट सर, फर्स्ट स्टेप ही है, हम अभी फर्स्ट स्टेप पे हैं जो आप और हम कर रहे हैं। फिर दूसरा है कि श्रमिक संघों का समर्थन करना। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी संस्था को, कोई भी पीएसयू को जब प्राइवेट किया जा रहा है, तो वहां के लेबर ऑर्गेनाइजेशन से हम मिलें, वहां के लेबर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करें, उनको हर तरह का फाइनेंशियल और सपोर्ट करें, और प्राइवेटाइजेशन के जो उनकी अगेंस्ट उनकी लड़ाई है उसमें हम भागीदार बने। अब आप बोलेंगे कि साहब हम कंपनियों में कहाँ जाए? तो हमें अपने नजरें खोल के अपने दाएं बाएं देखने की जरूरत है। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। हल्द्वानी में ओपनल मेडिकल कॉलेज में ओपनल कर्मियों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, वो लोग अभी हड़ताल में थे। मेरी दिली इच्छा थी कि उसमें हमारे मूल निवासी संघ के लोग भी उनके साथ जाए, उनको उनका समर्थन करें, क्योंकि हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि बाबा साहब कभी भी सिर्फ और सिर्फ दलितों के नेता नहीं है। हमारी विचारधारा सिर्फ और सिर्फ मूल निवासियों की नहीं है, हमारी विचारधारा महिलाओं की है, हमारी विचारधारा श्रमिकों की है, हमारी विचारधारा हर तरीके से जहां पर भी अन्याय जो भी पीड़ित कर रहा है उसके अगेंस्ट है। तो हमें चाहिए था, हमारे पास मौका था, हम जा सकते थे, वो चलो दूसरी बात है। तो हमें चाहिए कि श्रमिक संघों का हम समर्थन करें। और क्या कर सकते हैं? निजीकरण के खिलाफ। नेक्स्ट, मजबूत नियामक ढांचे की वकालत करें। गवर्नमेंट का रेगुलेशन है सारे प्राइवेट कंपनियों पर, जैसे ही वो डीरेगुलेट करती है वहीं पर हमें एडवोकेट करना है, ताकि जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बन पाए। नेक्स्ट, और
अपने प्रतिनिधियों को बुद्धिमानी से चुनो, सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आप ग्राम प्रधान चुन रहे हैं, चाहे आप सांसद चुन रहे हैं, हमको वोटिंग पैटर्न हमारा बहुत ही गलत है। रणनीतिक रूप से मतदान करें। जो वाम सिर्फ एक बौद्धिक क्रांति कर रहा है, तो उस बौद्धिक क्रांति को हमने कहां परिवर्तित करना है? उसको हमने करना है अपनी राजनीतिक शक्ति में। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं एडवोकेट साहब का बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ। कभी मुझे लगता है कि जैसे हम उनको थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं। अब ये थोड़ा वैचारिक वो है कि भाई नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल वाला इश्यू है, लेकिन हमारा अल्टीमेट एम होना चाहिए रणनीतिक रूप से मतदान करके अपने प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को हम एक सही जगह पर पहुंचाएं, चाहे वो ग्राम प्रधान का पद हो, चाहे वो सांसद का पद हो। तो निजीकरण के विरुद्ध जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है वो हमारा वोट है, और नेताओं को जवाबदेह बनाए। नेक्स्ट सर, बस सर खत्म करें। अच्छा, ये कुछ गाड़ियों का अनाउंसमेंट है। इसके पहले मैं एक और बात बोलना चाहूँगा। अभी सीताराम जी ने बहुत ही अच्छी एक सर ने खारपड़े जी का एक इंटरव्यू लगाया था, तो व्यक्ति